अगर आप जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक अध्ययन के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक अध्ययन के सिलेबस के अनुसार पहले टॉपिक इतिहास जानने के स्रोत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो भौतिक अवशेष, सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपियाँ, साहित्यिक ग्रंथ और जो विदेशी यात्री हैं उनका जो यात्रा वृत्तांत है, ये सभी चीज़ें इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत आएंगी। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं सभी चीज़ों पे आधारित होंगे। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को आज की अपने इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले इतिहास की एक परिभाषा दी गई है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। तो ये जो परिभाषा दी या फिर ये कह दें कि ये जो कथन है वो किसका है, तो ये कथन प्रोफेसर घाटे का है। तो आपने इतिहास क्या है, प्रोफेसर घाटे के मत के अनुसार आपने देख लिया कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन और लेखा जोखा है। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सिक्के से संबंधित प्रश्न है। सिक्का इतिहास जानने का स्रोत है ना, तो सिक्कों पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, तो सिक्के हैं। जी हाँ दोस्तों, सिक्के, इसी से जो इंडो ग्रीक रूलर थे उनके बारे में पता चलता है। अब यहाँ पे सिक्के पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए थे वो किन्होंने जारी किए थे, तो जो हिंद यूनानी थे, जो इंडो ग्रीक थे, उन्होंने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए और इन्हीं सिक्कों से उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे। सबसे पहले तो यूनानियों ने चलवाए सोने के सिक्के, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो कुषाणों ने चलवाए थे। अब सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं किस काल में जारी की गई, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो गुप्त काल में। याद रखिएगा, गुप्त काल जो है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को सबसे ज़्यादा इसमें सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अब शीशे का जो सिक्का है किस वंश में चलाया गया था, तो याद रखिएगा सातवाहन वंश में शीशे का सिक्का चलवाया गया था। अब चांदी का सिक्का भी पूछा जा सकता है, सबसे पहले किसने चलवाया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। शकों को पराजित करने के बाद इसने चांदी के सिक्के चलाए थे और अपनी जो उपाधि धारण की थी वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगले सवाल पे चलते हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गईं। अब देखिए दोस्तों, जब मानव ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले किस पर लिखा, उसके बाद उन्होंने तरक्की करके किन किन चीज़ों पे लिखना शुरू किया, ये सभी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने ताड़पत्र, यानी कि जो ताड़ का पेड़ होता है उसके जो चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं उस पर मानव ने लिखना शुरू किया। फिर उसने थोड़ा सा तरक्की की तो भोजपत्र यानी कि भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखना शुरू किया। फिर ताम्र पत्र यानी कि तरक्की करने के बाद तांबे के पतले और चपटे टुकड़े पर लिखना शुरू किया। उसके बाद स्तंभ लेख का प्रचलन हुआ, यानी पत्थर के खंभों पर लिखे जो लेख पत्र होते थे उनको स्तंभ लेख कहा जाता है। फिर ज़माना तरक्की किया और शिलालेख का प्रचलन हुआ, यानी पत्थर की चट्टानों पर लिखे जो लेख हैं उनको शिलालेख कहा गया। तो ये आपने क्रम जान लिया। सबसे पहले ताड़पत्रों पर लिखना शुरू किया मानव जाति ने, यह आपको याद रखना है। उसी से संबंधित सवाल है कि सबसे पुरानी जो पांडुलिपियाँ हैं किस पर लिखी गई थी, ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है। अब देखिए, कल्हड़ की एक पुस्तक है, क्या नाम है कल्हड़ की पुस्तक का,
राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी से कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में पता चलता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, ये जो प्राचीन पुस्तकें हैं, ये भी इतिहास जानने के स्रोत हैं, यानी कि पुस्तकों से आधारित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ पुस्तकें आपको दिखाना बेहतर समझा। मैंने अभी बता दिया राजतरंगिणी कल्हड़ की है। अब पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध पुस्तक आपसे पूछा जा सकता है, चंद्रवरदाई की है। और हर्षचरित्र ये बाणभट्ट की पुस्तक है। उसके बाद मुद्रा राक्षस बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ये विशाखादत्त की है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, जिसका असली नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। अभिज्ञान शाकुंतलम ये पुस्तक किसकी है, तो कालिदास की है। ठीक है। मेघदूत एक पुस्तक है, वो किसकी है, कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है। अब देखिए एक और पुस्तक है स्वप्नवासव दत्त। तो ये फास नामक व्यक्ति की, लेखक की पुस्तक है। कुछ पुस्तकों का नाम मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। ठीक है, आप सुनिए। कालिदास की पुस्तक है रघुवंश ऋतुसंहार। ऋतुसंहार एक ऐसी पुस्तक जिसको सबसे पहले कालिदास ने लिखा था। ठीक है। उसके बाद मुद्रा राक्षस तो आपको मैंने बता ही दिया किसकी है। ठीक है। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखादत्त की है। विशाखादत्त की एक और पुस्तक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक की एक पुस्तक है मृच कटिकम, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम। ब्राह्मण की दो पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं, एक है पंच सिद्धांतिका, दूसरी है बृहत संहिता। ठीक है। पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य। ठीक है। बाणभट्ट मैंने बता दिया हर्षचरित्र की है। पाणिनि महर्षि पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है अष्टाध्यायी, ये पाणिनि की पुस्तक है। ठीक है। अब मध्यकालीन जो इतिहासकार हैं या लेखक हैं उनकी कुछ पुस्तकें अगर आप लोग चाहें तो सुन लीजिए। ठीक है। देखिए अमीर खुसरो की पुस्तक है नूरे सिपिहर। उसके बाद किरानुस्सादैन और तुगलक नामा। ज़ियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीख फिरोज शाही और फतवे जहांदारी। ठीक है। उसके बाद आप अगर बात करें तो निज़ामुद्दीन औलिया की पुस्तक है फवादुल फुआद और वाक़ियात मुश्ताकी ये शेख रिज़्कुल्लाह की है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे जो तहकीक हिंद पुस्तक है वो किसकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते ये जो कथन है, ये जो राष्ट्रीय वाक्य है, हमारे राजकीय चिन्ह पे रहता है, ये कहाँ से लिया गया, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल के निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है पास बैठना। तो उपनिषद का अगर आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, उपनिषद। उप मतलब निकट या पास और निषद मतलब बैठना, यानी गुरु के पास बैठना उपनिषद का अर्थ हो गया। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। उपनिषद कितने हैं, तो 108 हैं। इसको वेदांत भी कहा जाता है। इतिहास में तिथियों के साथ BCE तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आजकल उसके बदले BCE का प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या है, तो 3 चीज़ें इतिहास लिखने में, तारीख लिखने में इस्तेमाल होती हैं। एक है BC, उसके बाद है AD और फिर है BCE। तीनों के बारे में जान लीजिए। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो साल है उसके लिए, उसको दर्शाने के लिए हम लोग BC लिखते हैं। उसके बाद है AD, इसका फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, यानी ईसा के जन्म के बाद का जो साल है वो AD के नाम से जाना जाता है। जैसे आज इस साल कौन सा ईयर चल रहा है, तो ये साल है 2021, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के
2021 साल हो चुके हैं। अब BCE जो आपसे पूछा है तो इसका मतलब है बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, BC को ही आजकल कुछ लोग लिखते हैं BCE यानी बिफोर कॉमन इरा, इसका मतलब है तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कर्निंघम जो हैं ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले सर्वेयर जनरल थे। इससे संबंधित कुछ तथ्य मैं आपको बता दूं। भारत में सबसे पहले पुरातत्व विभाग की स्थापना वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। कब? 1905 में। 1905 से आपको याद आ गया होगा बंगाल विभाजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? ठीक है, अच्छा सवाल है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सवाल मैंने आपके सामने डिस्कस किए। ठीक है, मैं जानता हूँ ये सवाल आपका जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पास कराने के लिए काफ़ी नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको एक पैटर्न बता दूं, आपको एक रास्ता मिल जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।